गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम हिस्ट्री के चैप्टर 10 वर्धन वंश के साम्राज्य को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, गुप्त काल के हूणों द्वारा पतन के लगभग 100 वर्ष के बाद भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ। यह वंश उत्तर भारत के थानेश्वर में था। यह वर्धन वंश के रूप में प्रसिद्ध हुआ, मतलब कि ये जो था ये वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्धन काल के प्रथम राजा का नाम प्रभाकर वर्धन था। वह बहुत ही साहसी और हिम्मत वाले राजा थे। प्रभाकर वर्धन ने हूणों पर कई आक्रमण किए। हूण युद्ध कौशल में पारंगत नहीं थे, उनको युद्ध करना अच्छी तरह से नहीं आता था। वे केवल क्रूर एवं घातक थे। उनको सिर्फ क्रूरता करनी आती थी। वो चीज़ों को ध्वस्त कर देते थे, नष्ट कर दिया करते थे और पीछे से आक्रमण करते थे। अतः प्रभाकर वर्धन के प्रहारों को वो झेल नहीं पाए। प्रभाकर वर्धन ने उत्तर पश्चिम भारत में से हूणों को बाहर निकाल दिया। इस प्रकार हूण नई दिशा की ओर बढ़ गए एवं उत्तर भारत वर्धन वंश के कब्जे में आ गया। अब उत्तर भारत पर वर्धन वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया। वर्धन काल का सर्वाधिक प्रतापी और महत्वपूर्ण राजा हर्षवर्धन हुआ। हर्षवर्धन की अपनी राजधानी थानेश्वर अब अंबाला थी। बाद में हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष साम्राज्य का विस्तार पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक था। इसमें मध्य प्रदेश एवं गुजरात तक के क्षेत्र शामिल थे। देखिए बच्चों, आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है वो कहाँ तक फैला हुआ है। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान था। वह स्वयं ही विद्वानों का आश्रयदाता था। हर्ष ने स्वयं नागांध, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों की रचना की। हर्ष के दरबार में अनेक कलाओं के पारंगत विद्वानों को स्थान दिया जाता था। ठीक है, मतलब कि अनेक कलाओं, जो व्यक्ति बहुत सारी कलाओं में निपुण होते हैं या फिर अलग अलग कलाओं में निपुण होते हैं, उन विद्वानों को हर्ष के दरबार में स्थान दिया जाता था, जगह दी जाती थी। इनमें बाण भट्ट बहुत प्रचलित दरबारी कवि थे। बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की प्रशंसा में हर्षचरित नामक काव्य की रचना की, जिसमें उनके व्यवहार, व्यक्तित्व के बारे में, उनकी उदारता के बारे में, उनकी शासनकाल की घटनाओं के बारे में बताया गया है। और ये बताया गया है कि वे धर्म के प्रति कितने लगाव प्रिय थे, उनको धर्म से कितना लगाव था। हर्षवर्धन स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मतलब कि जो हर्षवर्धन थे वो खुद बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। हर्ष ने भी मौर्यकालीन सम्राट अशोक की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, परंतु इसके साथ ही वह वैदिक धर्म को भी मानने वाले थे। वह बहुत बड़े दानी थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार प्रयाग, जो कि इलाहाबाद में है, के गंगा मेले में जाते थे एवं जमकर दान पुण्य किया करते थे। हर्षवर्धन सभी धर्म के विद्वानों, पुरोहितों एवं किसानों को दान दिया करते थे। वो किसी में फर्क नहीं समझते थे कि वो अन्य जाति का है तो मैं उनको दान नहीं दूंगा। वो हर धर्म, वो किसी भी धर्म से संबंधित अगर कोई व्यक्ति मिलता था तो वो उनको दान देते थे, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो किसान हो। प्रत्येक 5 वर्ष में वो स्वयं द्वारा एकत्र किए गए जितनी भी उनके पास राशि हुआ करती थी, जो स्वयं द्वारा वो एकत्र किया करते थे, ठीक है, वो हर 5 वर्ष में उस राशि का दान कर दिया करते थे। केवल जो राजकोष से उनको पैसे मिलते थे, जो उनको वेतन मिलता था, उससे ही अपना काम चलाते थे। हर्षवर्धन ने कभी भी राजकोष का दुरुपयोग नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वहाँ से उन्होंने राजकोष से पैसे लेकर उसका दुरुपयोग किया हो या फिर
उन्होंने गलत चीज़ों पर वो पैसा खराब किया हो। हर्ष के शासनकाल में जनता बहुत सुखी थी। देखिए बच्चों, जो व्यक्ति, जो राजा हर 5 साल में अपने द्वारा एकत्र की हुई राशि को दान कर दे, उसकी प्रजा तो सुखी होगी ही। वो अपनी प्रजा के बारे में, अपनी जनता के बारे में कितना सोचते होंगे। तो हर्षवर्धन जो थे, उनके शासनकाल में जनता बहुत सुखी रहती थी। उनको हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पर मिलती थी, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक ह्वेन-त्सांग भारत आया। वह भारत के दर्शन को जानना चाहता था। हर्ष के राज्य में आकर वह यहीं का होकर रह गया। जब उन्होंने देखा कि हर्षवर्धन अपनी जनता को इतना सुखी रखते हैं, इतना सोचते हैं अपनी जनता के बारे में, तो वो वहीं का होके रह गया। ह्वेन-त्सांग लगभग 15 वर्ष तक हर्ष के साम्राज्य में रहा। वह प्रत्येक स्थान पर हर्ष के साथ ही जाया करता था और हर्ष की प्रत्येक गतिविधि को अपनी पुस्तक में लिखा करते थे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, जितना लेसन मैंने आपको ये पढ़ाया है, आपको दोबारा से रीड करना है ताकि आप और भी अच्छी तरह से इसको समझ पाएँ। थैंक यू।